बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स को, और उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस को डिस्कस किया। बिजनेस की टाइप्स को हम लोगों ने देखा। आई होप कि ये प्रीवियस तमाम तर कॉन्सेप्ट्स आप सब बच्चों को क्लियर होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस से ही रेलिवेंट एक छोटा सा पॉइंट जो कि हमारे पास आता है बिजनेस की ही फॉर्म्स, लेकिन हमने देखना है इसको ऑनरशिप की तौर पर कि बिजनेस में ऑनरशिप किस तरह से हो सकती है, बिजनेस में मालिक कितने हो सकते हैं। तो अगर आप लोग देखें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, अगर आप लोग देखें तो आपको दो किस्म के तो कॉमन बिजनेसेस नजर आ रहे हैं। आप लोगों के लेवल लेवल के ऊपर दो किस्म के कॉमन बिजनेसेस नजर आ रहे हैं। क्या क्या आप लोग देखें ना, आपके घरों के बाहर जो छोटी छोटी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, मोस्टली केसेस के अंदर उनका सिंगल ओनर होता है। एक ही पर्सन होता है जो उस पूरी शॉप को होल्ड करता है, ओन करता है। यहां पर ओनरशिप से मुराद कि प्रॉफिट कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओनरशिप से क्या मुराद है? प्रॉफिट कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इससे मुराद इंप्लॉइज ऑफ द बिजनेस नहीं है। एम्प्लॉयज 100 हो सकते हैं, उनका प्रॉफिट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। उनका ताल्लुक होता है अपनी सैलरी के साथ, और वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है। ऑल राइट, वो एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो वो प्रॉफिट किसको शेयर करूं? अगर वो सिंगल पर्सन के पास जा रहा है तो ऐसे बिजनेस को कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर। सोल से मुराद होता है अकेला, सिंगल पर्सन। अगर सिंगल पर्सन अपनी साथ देखो, क्या कोई इंप्लॉय इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में? कौन करता है? ओनर ऑफ द बिजनेस। उसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो रिटर्न कौन लेगा? ओनर ऑफ द बिजनेस। तो डिसीजन मेकिंग किसकी होगी? ओनर ऑफ द बिजनेस। तमाम बिजनेस की डिसीजन मेकिंग, उसके तमाम तर एक्टिविटीज वगैरह, उसमें सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह, उसके सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स वगैरह उस सिंगल पर्सन के होते हैं। हाँ, अपनी हेल्प के लिए वो एम्प्लॉयज चाहे जितने मर्जी रख ले, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि अब वो सोल ट्रेडर नहीं रहा, वो सोल ट्रेडर ही है। एम्प्लॉयज का ओनरशिप से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो सिंगल पर्सन ओन करता है तो ऐसे बिजनेस को कहा जाता है सोल ट्रेडर। अच्छा, ये सोल ट्रेडर ट्रेडिंग भी कर सकता है, ये मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, ये प्रोफेशनल एक्टिविटीज का पार्ट भी बन सकता है। मतलब आगे ये कौन सा बिजनेस करता है ये इस पे डिपेंड करता है। भाई ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, नहीं। ये मैन्युफैक्चरिंग अपनी फैक्ट्री बना ले, फैक्ट्री में अपने पास इंप्लॉयज वगैरह रखे, मैन्युफैक्चरिंग करें, ये प्रोफेशनल, ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना ले, सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दे। अब आपको क्या लगता है कि तमाम फैकल्टी मेंबर सीएफए के ऑनर्स हैं? नहीं, इंप्लॉयज हैं, लेकिन सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है। अब आगे देखा जाएगा कि इसका जो प्रॉफिट है वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर वो सिंगल पर्सन में हो रहा है तो फिर वो सोल ट्रेडर है। बात क्लियर? और अगर मल्टीपल लोग शामिल हो जाते हैं, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, अक्सर आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि 2 3 4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे होते हैं। ऐसे बिजनेस को कहा जाता है पार्टनरशिप। ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप मींस दैट कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स, अब यहां पर ओनर ऑफ द बिजनेस, उनको हम लोग पार्टनर्स कहते हैं। सोल ट्रेडर में ओनर ऑफ द बिजनेस को सोल ट्रेडर कहा जाता है, लेकिन जब पार्टनरशिप बिजनेस में आते हैं तो ओनर ऑफ द बिजनेस को पार्टनर्स कहा जाता है। बात क्लियर? तो सारी इन्वेस्टमेंट उन पार्टनर्स की होती है। डिसीजन मेकिंग मिलकर करेंगे, किसी एक पार्टनर की डिसीजन मेकिंग नहीं चलेगी, मिलकर करेंगे। जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि जरूरी नहीं कि इक्वल इक्वल आए। वो 40 60 पर भी आ सकते हैं, अगर 2 लोग हैं तो वो 30 70 पर भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी है।
अब क्या आपको लगता है कि एक आदमी ने 5 लाख इन्वेस्ट किया, दूसरे ने 20 लाख इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट हुआ हमें 10,000 रुपए का, दोनों में 5-5 हजार रुपए डिस्ट्रीब्यूट करें? नहीं, तो बनता ही नहीं है। जिसकी ज्यादा कैपिटल है, जिसकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसको शेयरिंग में तो ज्यादा देनी चाहिए ना, तो वो परसेंटेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। फिर दूसरी बात, एक आदमी 24 घंटे अपने बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, दूसरा घर में सो रहा है, कि दोनों को प्रॉफिट इक्वल इक्वल दें? नहीं, ये बात भी देखी जाएगी कि बिजनेस में काम कौन करेगा। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जिसके पास स्किल्स होती हैं उसके पास पैसा नहीं होता, और जिसके पास पैसा है उसके पास स्किल्स नहीं है ना ऐसा? तो पार्टनरशिप कर लो, एक बंदे का पैसा, दूसरे की स्किल्स, आपस में प्रॉफिट, 50-50 कर लो। अक्सर पार्टनरशिप बिजनेस इसी तरह से चल रहे हैं कि पैसा कोई और लगाता है, काम कोई और करता है, जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपस में 50-50 हो जाता है। बात क्लियर? ओके, ऐसे बिजनेस को कहा जाता है पार्टनरशिप। सोल ट्रेडर अकेला आदमी, प्रॉफिट शेयरिंग सिंगल पर्सन के पास जाएगी। मतलब इसके लिए हम लोग टर्म यूज कर रहे होते हैं ओन्स ऑल एंड रिस्क्स ऑल, कि जितना भी प्रॉफिट है सारा सिंगल पर्सन को जाएगा। लेकिन अगर किसी किस्म का कोई बिजनेस है, अभी लॉस भी तो हो सकता है, वो भी वो सिंगल पर्सन ही बियर करेगा, अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसफर नहीं कर सकता वो। क्लियर? लेकिन जब पार्टनरशिप में आते हैं तो प्रॉफिट है तो वो भी शेयर हो जाता है, लेकिन लॉस है वो भी शेयर हो जाता है हमारे पास। अब जरा इसको पढ़ के देखें। Sole proprietorship is a form of business organizations in which an individual introduces his own, और कैपिटल से मुराद इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग टर्म में उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग नाम देते हैं कैपिटल। तो अब जब भी कैपिटल का वर्ड आए तो समझ लीजिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बाय द बिजनेस ओनर, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बाय द बिजनेस ओनर यूजेस हिज ओन स्किल्स। भाई अगर मेरा बिजनेस है तो आप क्या आके काम करोगे उसमें? भाई मुझे अपनी स्किल्स उसमें यूटिलाइज करनी पड़ेंगी। एंड इंटेलिजेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, अफेयर्स मतलब एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, उसमें अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता है। assumes all the risks of the business and is solely responsible means अकेला ही जिम्मेदार है अपनी तमाम तर एक्टिविटीज का for the results of its operation. He thus owns all and risks all. फॉर एग्जाम्पल, अब क्या सोल ट्रेडर की क्या क्या एग्जाम्पल, वैसे बेपनाह एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जैसे कि एक बेकरी है, सोल ट्रेडर चला सकते हैं। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि बेकरी हमेशा सोल ट्रेडर नहीं चलानी है, नहीं, 2-3 लोग भी आके चला सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप भी हो सकती है उसमें। इसी तरह से कोई बार्बर शॉप है, कोई हार्डवेयर स्टोर वगैरह मौजूद है, कोई ब्यूटी पार्लर्स वगैरह मौजूद हैं, मोस्टली केसेस में ये सिंगल पर्सन ओन कर रहे होते हैं, क्योंकि छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसेस है ना, तो प्रॉफिट भी तो लाजिम बात है थोड़ा सा ही होना है। अगर उस प्रॉफिट को भी 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो मसला हो जाना है। क्लियर? अब चलते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन। कहते हैं एंड इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच सिंगल पर्सन इन्वेस्ट द कैपिटल इन अ एंड टेक्स ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस। ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं हम लोग? सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड। एनी प्रॉब्लम? द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? जब दो या से ज्यादा लोग मिलकर कोई काम करते हैं ना, तो हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन ये दोनों भाई एक ही बिजनेस के पार्टनर्स हैं, सपोज कर लें मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एक ही बिजनेस के पार्टनर्स हैं। अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मेरे अपने कजन्स हैं ना, वो भी बिजनेस करते हैं, तो एक का काम होता है सेल करना, दूसरे का काम होता है परचेजेस करना। मतलब उन्होंने जो अपनी ड्यूटीज है ना वो आपस में डिवाइड की हुई होती हैं। एक भाई जाता है, वो मार्केट से गुड्स परचेज करता है, और दूसरा भाई बैठकर उनको सेल करता है पूरी मार्केट के अंदर। ऑलराइट। अच्छा, अब देखो, ये भाई गए, इन्होंने परचेजेस की, मिस्टर एक्सेस है,
10,000 रुपए की इस भाई ने जाके, मिस्टर ए ने जाकर मिस्टर एक्स से 10,000 रुपए की परचेजेस कर दी। किसके लिए की है? किसके लिए परचेजेस की हैं? क्या अपने लिए की हैं इन्होंने? क्या पर्सनल परचेजेस हैं? किसके लिए की हैं? बिजनेस के लिए, राइट? बिजनेस के लिए। अब वो मिस्टर एक्स और वो परचेजेस थी उधार पर, कि भैया आपको पैसे ना कुछ अरसे बाद मिल जाएंगे। अब वो कुछ अरसे तक इन्होंने पैसे नहीं दिए। मिस्टर एक्स को शॉप का पता था और वो आ गए शॉप पर, और बैठे हुए थे मिस्टर बी, और इनसे कहा कि भाई आपकी शॉप के लिए 10,000 रुपए की परचेजेस हुई थी, जो कि अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले, वो पैसे निकालो। तो मिस्टर बी क्या कहेगा? भाई जिसने तुमसे परचेजेस की उसी से जाके लो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्यों? पार्टनरशिप है। दूसरी बात, मिस्टर ए ने परचेजेस अपने लिए पर्सनल परचेजेस नहीं की, फॉर बिजनेस की थी। तो हालांकि अब वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो मैं अगर कहीं से जाके कोई चीज परचेज करूंगा तो पे भी तो मुझे ही करना चाहिए ना। या मेरे ब्याह पर आप लोग पे करोगे? इवन के मेरे भाई से भी नहीं ले सकते वो, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल है। लेकिन अगर हम लोग पार्टनरशिप में मौजूद हो ना, तो भाई आप भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं, मिस्टर बी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जितना कि मिस्टर ए है। कि वो मिस्टर एक्स वैसे तो मिस्टर बी से ही ले लेगा पैसे, लेकिन अगर ये नहीं दे रहा तो दूसरे पार्टनर से ले सकता है वो अपने पैसे। ऑलराइट, मतलब सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सोल ट्रेडर में अगर आप लोग देखो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिर्फ सोलेली रिस्पॉन्सिबल है ये अकेला ना, उसके लिए आप किसी और के पास नहीं जा सकते। लेकिन पार्टनरशिप में आप किसी भी पार्टनर से अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑलराइट, अच्छा अब देखिए यहां पर कहते हैं इसी तरह से एक और एग्जांपल, कि जैसे यहां से जाते हैं ना पाकिस्तान का डेलीगेशन, हमारे वजीर आजम या उनके साथ जो जो लोग होते हैं, जब बाहर किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, वो ये नहीं कहते कि मिस्टर शहबाज शरीफ आया है, वो क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आया है। ओके, अच्छा अब जब ये लोन लेकर आते हैं, और इसके बाद लाजमी बात है अब हर टाइम तो शहबाज शरीफ ने वजीर आजम नहीं होना, उसके बाद वजीर आजम चेंज हो जाएगा। तो वो जो जिस कंट्री ने आईएमएफ ने कर्जा दिया, वो शहबाज शरीफ से कर्जा नहीं लेंगे, वो पाकिस्तान से लेंगे, क्योंकि उन्होंने कर्जा पाकिस्तान को दिया, उन्होंने शहबाज शरीफ को नहीं दिया। ऑलराइट, तो पार्टनर्स का भी यही हाल होता है कि भाई वो जो परचेजेस हुई थी वो बेसिकली फॉर बिजनेस थी, बिजनेस पेएबल है। अब उस टाइम पे जो जो पार्टनर होगा वो पेएबल बन जाएंगे, वो पे करेंगे उसको। मेरी बातें समझ आ रही हैं या ऊपर से गुजर रही हैं? चलें, गुड, शाबाश। अब चलते हैं पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट। अब इसके लिए ना मुकम्मल एक लॉ बना दिया गया है पार्टनर्स को सिक्योर करने के लिए, कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को धोखा ना दे सके, फ्रॉड ना कर सके। तो उसके लिए ना मुकम्मल एक लॉ बना दिया है। अब ये आप लोग जब बिजनेस लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर जाकर देख लेंगे, हम चलते हैं सिर्फ अकाउंटिंग के लिए। उस लॉ ने पार्टनरशिप को डिफाइन किया। उसने कहा पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, मतलब दो या उससे ज्यादा, सिंगल का रिलेशनशिप नहीं है ये, दो या उससे ज्यादा लोगों का एक ऐसा रिलेशनशिप हु आर एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। मतलब यहां पे आपके लाइफ पार्टनर की नहीं बात हो रही, ये बिजनेस पार्टनरशिप की बात हो रही है, जिन्होंने आपके साथ प्रॉफिट की शेयरिंग करनी है। ऑलराइट, अच्छा ऐसा बिजनेस जो कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कहते हैं बिजनेस सारे पार्टनर मिलकर भी चला सकते हैं। मतलब दो लोग इकट्ठे हुए, दोनों ने इक्वल इक्वल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की, दोनों ही बिजनेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, दोनों मिलकर भी चला सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है पार्टनरशिप में कि एक बंदे की इन्वेस्टमेंट थी और दूसरे बंदे की स्किल्स थी, तो बिजनेस को रन कौन करेगा? तो जिसकी इन्वेस्टमेंट थी वो सुकून से बैठ जाए। अब बिजनेस कौन रन कर रहा है? अकेला आदमी रन कर रहा है।
अब लोगों की नजर में पार्टनर भी सिर्फ वही होगा, लोगों को ऐसा नजर आएगा जैसे सिर्फ यही एक पार्टनर है, लेकिन उसके पीछे दूसरा पार्टनर मौजूद है। तो कहते हैं कि वो बिजनेस जरूरी नहीं सारे पार्टनर चलाएं, वो बिजनेस उनमें से कुछ लोग भी चला सकते हैं, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि चलाएगा कोई एक दो तीन लोग, लेकिन बेसिकली वो सबके बिहाफ पे चला रहे हैं। जब ये वजीर आजम जाते हैं ना कर्जा लेने के लिए, तो मैंने कहा शहबाज शरीफ को कर्जा नहीं मिल रहा, पाकिस्तान को मिल रहा है, हमें मिल रहा है, और हमारा पैदा होने वाले बच्चा भी मकरूज होता है, कर्जदार पैदा होता है, हालांकि उसका तो कोई रोल ही नहीं था उसमें। ओके, तो बिजनेस के साथ भी ऐसा ही है कि भाई तमाम पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उस चीज के लिए। मेरे पॉइंट पिक कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, फिर कहते हैं पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप with one another are called individually partners and collectively। क्या मतलब? मैं अगर आप सबको देखूं ना तो मेरी क्लास है, मैं आप सब लोगों को कलेक्टिवली देखूं ना तो मेरी क्लास है, लेकिन अगर मैं आपको इंडिविजुअली देखूं ना तो मेरे स्टूडेंट हो। बात तो एक ही है। अब ये कहता है कि सारे पार्टनर्स को अलग अलग देखोगे ना तो वो पार्टनर्स हैं, सारे पार्टनर्स को इंडिविजुअली देखोगे तो पार्टनर्स हैं, लेकिन कलेक्टिवली देखोगे तो वो फर्म बन जाती है। अब आप लोग जब सीए के एडमिशन के लिए आए थे तो आपको बताया गया होगा कि कैप करने के बाद आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होने हैं और वो किसी फर्म में होंगे। फर्म का वर्ड यूज किया गया था ना, तो फर्म कुछ भी नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पहले से बैठे हुए हैं और वो आपको ट्रेनिंग, ओके, वो फर्म बन जाती है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर्स हैं। तो जब उनको इकट्ठा बोला जाता है तो हम उनको फर्म बोला देते हैं। ओके, बात क्लियर? अच्छा, फिर देखो, कहते हैं एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड। अब देखिए कोई भी बिजनेस होगा ना, इवन कि एक छोटा सा जर्नल स्टोर भी है ना, उसने लिखा है एबीसी जर्नल स्टोर, एबीसी क्लॉथ हाउस, एबीसी स्टेशनर्स, लिखा हुआ है ना। हर बिजनेस का अपना नाम होता है, कि बिजनेस अपने नाम से पहचाना जाता है। बात क्लियर है? अब आप लोग देखें, आप लोग सपोज जाते हैं मैकडोनल्ड्स, आप बिजनेस को बिजनेस के नेम से जानते हैं, क्या आप उसको उसके पार्टनर के नेम से जानते हैं? आप कुछ भी किसी भी ब्रांड पर चले जाएं, आप उसको उसके बिजनेस के नेम से जानेंगे, लेकिन आपको उसके पार्टनर्स का पता नहीं है कौन है। तो बिजनेस की अपनी पहचान होती है, बिजनेस अपने नाम से पहचाना जाता है। एनी प्रॉब्लम? सारे पॉइंट्स क्लियर? अच्छा, बस जितना लिखा हुआ है ना आपने इतना ही याद रखना है, मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। क्या आप लोग अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले आप लोगों के पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बस इससे ज्यादा कुछ। क्लियर? अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है कि वैसे तो आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी पार्टनर्स रखना चाहो आप रख सकते हो, लेकिन इस पे ना उसने थोड़ी सी लिमिट भी लगाई है। कहते हैं मिनिमम कितने पार्टनर्स हो, तो लाजमी बात है, लेकिन मैक्सिमम 20 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 20। अच्छा, अब इससे ऊपर अगर जाते हो तो वो कहते हैं आप अपनी इस पार्टनरशिप को ना कंपनी में कन्वर्ट करवा दो। क्या आप इसको पार्टनरशिप के तौर पे रजिस्टर ना करवाओ, आप इसको कंपनी के तौर। देखो भाई, एक सोल ट्रेडर को दुकान लगाने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। रात को उसने ख्वाब देखा, फिर सुबह उठ के मैंने दुकान लगानी है, वो सुबह उठे कोई दुकान परचेज करे या रेंट पर ले, लगाए अपनी रेहड़ी शुरू कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप, आप चाहो, अगर पार्टनर्स चाहें तो उसको रजिस्टर करवाओ। अगर आपने म्यूचुअल कॉन्सेंट ऐसी है कि आपको लगता है कि भाई कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, हम लोग बिल्कुल ठीक ठीक चलेंगे, ना करवाओ रजिस्ट्रेशन, कोई मैंडेटरी नहीं है। ओके, सोल ट्रेडर के लिए तो वैसे ही नहीं।
वो ना करवाए रजिस्टर। पार्टनरशिप चाहे तो रजिस्टर करवा लें, चाहे तो ना करवाएं। ओके होगी बात। लेकिन कंपनी हर हाल में रजिस्टर होती है। जब आप कंपनी बनाते हैं ना, तो कंपनी हर हाल में रजिस्टर होगी। और उसके लिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूट मौजूद है जिसने इनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और वो कहलाता है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये इतनी मर्तबा सुनोगे कि खुद ही याद हो जाएगा। मतलब जिस तरह आप लोग चार्टेड अकाउंटेंसी के लिए कौन से इंस्टीट्यूट के अंडर आ रहे हो, आई कैप के अंडर, शाबाश। देखो CFE तो कोचिंग सेंटर है ना एक किस्म का। ओके, लेकिन आप रजिस्टर्ड किसके अंडर होगे? इसी तरह कंपनी, जो कंपनी किसी की भी हो सकती है, लेकिन रजिस्टर्ड किसके अंडर होगी? SECP के अंडर होगी। और कंपनी अपने नाम के साथ आएगी। ओके, बनाने वाला जो मर्जी है, लेकिन कंपनी अपने नाम से रजिस्टर होगी। कंपनी की अपनी पहचान होगी। कंपनी अपने नाम से जानी जाएगी। तो कंपनी का अपना नाम बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोगों की अपनी पहचान है। आप लोगों का नाम, आपकी पहचान। क्या अगर मैं आप में से किसी का नाम लूं ना, तो उसे पता चल जाएगा कि भाई मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां कंपनी भी बिल्कुल ऐसी है। कंपनी को इतने इख्तियारात हासिल हैं जैसे कि एक पर्सन को होते हैं। सिर्फ शादी नहीं कर सकती, बाकी सब कुछ कर सकती। मतलब आप अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, कंपनी अपने नाम पे करेगी। आप सेल भी कर सकते हो उसको, कंपनी अपने नाम से सेल करेगी। कंपनी अपने बिजनेस ओनर के नाम पर कुछ भी नहीं रखती। देखो सोल ट्रेडर बिजनेस के नाम पे जो कुछ भी लेगा ना, अपने नाम पे रखेगा, क्योंकि सोल ट्रेडर बिजनेस की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। पार्टनरशिप में भी अगर कोई चीज बिजनेस के लिए परचेज की जाएगी ना, वो पार्टनर्स अपने नाम पर रखेंगे, बिजनेस के नाम पे नहीं परचेज कर सकते। लेकिन अगर आपने कंपनी बनाई हुई है, तो बिजनेस ओनर अपने नाम पे कुछ नहीं रख सकता, कंपनी के नाम पर आएगा। देखो जैसे पाकिस्तान वाली जो एग्जांपल है ना, ये बेस्ट सूट करती है इसके ऊपर। कर्जा किसने लिया है? तो पे कौन करेगा? चाहे अब लेने के लिए क्या पाकिस्तान गया था? कौन गया था? वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ओके हो गई बात? क्लियर? तो कंपनी के पास बेसिकली पर्सन के राइट हासिल हैं, लेकिन ये हम लोगों की तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन कंपनी की एसेट फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब जब ये पर्सन है, तो इसका अपना नाम भी मौजूद है। अब जिस तरह हम लोग अपने सिग्नेचर करते हैं, अब जब इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो क्या ये साइन कर पाएगी? नहीं, तो फिर क्या यूज करेगी? अपनी सील, वो जो मोहर इस्तेमाल की जाती है, अपनी सील यूज करेगी। देन एंड कंपनी कैन सू, एंड इट कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम। मतलब इस ये किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं, और कोई भी और पर्सन इसके अगेंस्ट अदालत में जा सकता है। ओके, हमने IMF का कर्जा वापस नहीं किया, तो IMF जो केस करेगा ना अदालत के अंदर, वो वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नहीं करेगा, वो पाकिस्तान के ऊपर करेगा। पाकिस्तान को किसी से कोई मुश्किलात हैं, तो पाकिस्तान जाके केस करेगा उस पर्सन के अगेंस्ट, वजीर आजम नहीं करेगा। बात समझ आई है? तो कंपनी का भी बिल्कुल यही हाल है। एनी प्रॉब्लम? फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस आप लोगों को समझ आ गए? अच्छा, ये सिर्फ अकाउंटिंग करने के लिए ना ये चीजें कुछ जरूरी थी, इसलिए हम लोगों ने इनकी डेफिनेशंस वगैरह को देखा। जैसे ही हम लोग बिजनेस को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाती है हमारी अकाउंटिंग। मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता ना आप अकाउंटिंग में कदम रखना शुरू कर रहे हो कि हमारे पास अकाउंटिंग क्या है। आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? जी। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो जी? नहीं नहीं, पार्टनरशिप अपने नाम पर कुछ नहीं रखती, वो हमेशा पार्टनर्स के नाम पे रखेगी। हाँ, अगर आप उसको कंपनी में कन्वर्ट करवा लो, तो फिर वो कंपनी अपने नाम पे चीजें परचेज एंड सेल करेगी।
जी। और आर्टिफिशियल मतलब मेरा बता सकते हो कि सर काशिफ राणा यहाँ पे ये खड़े हुए हैं, अपना बता सकती हो कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ है? दिखाओ मुझे, ये पाकिस्तान है। तो बस उनकी ऐसी एग्जिस्टेंस है, इसलिए आर्टिफिशियल बोला गया है। ओके। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन था? ऑल क्लियर? चलें नेक्स्ट चलते हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना कंपनी से रेलिवेंट, जिस तरह से हर बिजनेस के ओनरशिप तो होती है। अगर सोल ट्रेडर है, उसकी अलग से ओनरशिप मौजूद है, उसको ओनर ऑफ द बिजनेस कहा जाता है। पार्टनरशिप में हो तो ओनर ऑफ द जो बिजनेस होता है ना, उसको पार्टनर्स कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ना कंपनी से रेलिवेंट, तो कंपनी के जो ओनर्स ऑफ द बिजनेस होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है शेयर होल्डर्स। उन्हें कहा जाता है, मतलब कंपनी बनाने में जितने लोगों ने अपना अपना पैसा इन्वेस्ट किया है ना, वो तमाम लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। बात क्लियर? और अब कंपनी कैसे बनती है वो पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंदर, कि कंपनी बनती कैसे है। अकाउंटिंग में हम लोगों ने ये देखना है कि बनी बनाई है कंपनी, हमने उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। ओके। बाकी इररेलेवेंट हो जाएगा हमारे सब्जेक्ट से, कि कंपनी को बनाना कैसे है, शेयर होल्डर्स कैसे आएंगे, बाकी सारी चीजें हमारे सब्जेक्ट से जरा इररेलेवेंट हो जाएंगे, तो हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। सिर्फ इतना याद रखो कि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक। ऑल राइट, जितना भी प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमॉन्ग शेयर होल्डर्स। क्लियर? तो चलें अब आ जाए बेसिक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग को समझने के लिए ना आपको दो टर्म्स का पता होना चाहिए। एक हमारे पास जो मोस्ट कॉमन टर्म है वो है बुक कीपिंग, और दूसरी है अकाउंटिंग। लोगों को लगता है कि जैसे दोनों सेम सेम है, लेकिन ये दोनों सेम सेम नहीं है। अकाउंटिंग बुक कीपिंग से कहीं ज्यादा आगे है। बुक कीपिंग कुछ भी नहीं है। बुक कीपिंग क्या होता है? सिंपल रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्या बिजनेस ने जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की है ना आज के दिन में, उनकी सिंपल रिकॉर्डिंग कर देना, वो बुक कीपिंग कहलाता है। मतलब बिजनेस ने आज के दिन में गुड्स परचेज की, आप जाकर अपने पास रिकॉर्ड कर दो कि बिजनेस ने आज के दिन इतने की गुड्स परचेज की। बिजनेस ने गुड्स सेल की, कितने की सेल्स की, जाकर अपने पास सिंपली रिकॉर्ड कर दो कि ये बिजनेस की सेल्स है। बिजनेस ने क्या एक्सपेंस किया, वो आप लोग अपने पास रिकॉर्ड कर दो। ये जो सिंपल रिकॉर्डिंग ऑफ इस इन एक्टिविटीज को कहा जाता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस। हम इन एक्टिविटीज के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब बिजनेस की एक्टिविटीज, कि बिजनेस क्या कुछ कर रहा है। अब जहां पर हमने फोकस बिजनेस ओनर पे नहीं करना कि बिजनेस ओनर क्या कर रहा है, हमने ये नहीं देखना। हमने ये देखना है जो अकाउंटिंग करनी है ना, वो बिजनेस ओनर की नहीं करनी। अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की करनी है आप लोगों ने। ऑल राइट। तो यहां पर देखो, बिग बुक कीपिंग बेसिकली क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब एक्टिविटीज, और फाइनेंशियल मींस जिनमें अमाउंट शामिल हो जाए, मतलब पैसों का जिक्र हो जिनमें। मतलब अब गुड्स परचेज करूंगा तो क्या मुफ्त में करूंगा? क्या कुछ ना कुछ अमाउंट तो शामिल होगी ना। गुड्स सेल करूंगा, क्या अमाउंट शामिल नहीं होगी? कोई ना कोई एक्सपेंस कर रहा हूं, बिजली का बिल पे कर रहा हूं, क्या अमाउंट शामिल नहीं है? फाइनेंशियल से ये मुराद है। बिजनेस की तमाम तर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप लोग अक्सर देखो, बल्कि आप लोग खुद भी ऐसे कि किसी भी ब्रांड पर जाते हो और वहां पर 5-10 मिनट चीजों को देखते रहते हो, और उसके बाद खाली हाथ वापसी आ जाते हो। मतलब नहीं कुछ पसंद आया, तो क्या बिजनेस इसको रिकॉर्ड करे कि मेरे पास मिस्टर ए आया था, 10 मिनट उसने यहां पर गुजारे,
तमाम चीजों से अपने हाथ साफ किए और उसके बाद वापसी चला गया। रिकॉर्ड करे? अच्छा, क्यों ना करे? क्योंकि फाइनेंशियल नेचर नहीं थी। हाँ, हो सकता है उस बिजनेस का कोई सेल्समैन आपके साथ आया हो, उसने आपको इन्फॉर्म भी किया हो, उस प्रोडक्ट के बारे में गाइड भी किया हो, लेकिन एंड पे आपने कुछ परचेज तो नहीं किया ना। कोई फाइनेंशियल नेचर शामिल नहीं हुई, बिजनेस को ये रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? अच्छा, एक फकीर आ गया और उसने कहा भाई अल्लाह के नाम पर दे दे, और आपने कहा माफ कर बाबा, क्या रिकॉर्ड करोगे? लेकिन आपने उसको 50 रुपए दे दिए। रिकॉर्ड करो, फाइनेंशियल नेचर है, आप बिजनेस ने दिए हैं, अब रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? तो ये है बिजनेस की ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल नेचर, जिसकी रिकॉर्डिंग करनी है आप, और हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है, इवन के चाहे वो 10 रुपए की भी क्यों नहीं है, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी। अब क्या कहते हैं? कहते हैं इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ एन एंटिटी। और एंटिटी मींस, कहते हैं कि किसी भी बिजनेस की बुक्स में, मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड, उसके रजिस्टर में अगर आप लोग उसकी तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बुक कीपिंग। गॉट इट? ये आप लोग अकाउंटिंग नहीं कर रहे, ये आप जस्ट बुक कीपिंग कर रहे हो। आप लोग अक्सर देखो कि बहुत सी शॉपकीपर ऐसे होती हैं कि वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो ये नहीं कैलकुलेट कर रहे होते कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे लॉस कितना हुआ, लेकिन पूरे दिन में क्या सेल हो रही है, क्या परचेज हो रही है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, वो अपने पास इतनी रिकॉर्डिंग जरूर करते हैं। कोई उधार उनसे चीजें लेके जाता है तो अपने पास उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, किसी से वो उधार चीजें लेते हैं, परचेज करते हैं, तो वो उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो वो अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते, वो लोग बुक कीपिंग कर रहे होते। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो बुक कीपिंग करने के बाद अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। मतलब अकाउंटिंग जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है ना, वहां से शुरू होती है और आगे अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग में पहला स्टेप बुक कीपिंग ही है, लेकिन तमाम तर रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, अब आपने जब रिकॉर्ड किया था तो उसमें तो सेल भी शामिल थी, कि आपने कितनी गुड्स सेल की, उसमें परचेजेस भी शामिल थी, उसमें आपके एक्सपेंसेस भी शामिल थे, एंड मच मोर। अब अकाउंटिंग में क्या है? सबसे पहला काम क्या, आपने इन सबको अलग अलग करना है, इनको क्लासिफाई करना है, फिर इनको समराइज करना है। मतलब आपने 10 मरतबा परचेजेस की हैं, तो भाई एंड पे मुझे टोटल बता दो कि मेरी टोटल परचेजेस इतनी है। आपने 20 मरतबा गुड्स सेल की हैं, तो भाई आप उनको पहले तो क्लासिफाई करो ना कि ये मेरी सेल्स हैं, एंड पे जाके मुझे टोटल बता दो कि मेरी टोटल सेल्स इतनी है। तो क्या चीजें समराइज नहीं हो रही? तो आपने उनको समराइज भी करना है। जो बुक कीपिंग से जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन थी, रिकॉर्डिंग के बाद उनकी क्लासिफिकेशन करो, उनकी समराइजेशन करो, और उन रिजल्ट्स को यूज करके मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो। ये अकाउंटेंट्स का काम है। अब अकाउंटिंग में देखो, कहते हैं इज द प्रोसेस ऑफ, तो बेसिकली ये तो वही बुक कीपिंग ही हो गई। बुक कीपिंग में भी तो हम ये कर रहे थे, मतलब जो बुक कीपर होगा वो जस्ट रिकॉर्डिंग करेगा, लेकिन जो अकाउंटेंट होगा ना, वो रिकॉर्डिंग भी करेगा, क्लासिफिकेशन भी करेगा, समराइजेशन भी करेगा उन तमाम फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस की, और एट द एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और एंड पर आपको उनके रिजल्ट्स भी बताएगा कि ये जो आप 1 महीना या 6 महीने या 1 साल मेहनत करते रहे, उसके नतीजे में आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताएगा। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ आ गई? अकाउंटिंग क्या है? अच्छा, अब ये जो आप लोगों ने रिजल्ट बताने हैं ना, ये रिजल्ट्स बताए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटेंट्स ने बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके देनी है। ये जो रिजल्ट्स बताए जाएंगे वो इन द फॉर्म ऑफ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताए जाएंगे। अब एक अकाउंटेंट को ना 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती है। ये कंप्लीट सेट होता है किसी भी एक बिजनेस के लिए जो हम लोगों ने बना कर देना है। उनमें पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं, और इसको इन शॉर्ट इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। मतलब इसी के डिफरेंट नेम्स हैं। मेजर नेम इसका क्या है? मेन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या इनकम स्टेटमेंट। एंड द सेकंड वन इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम लोग कहेंगे, अच्छा भाई देखिए, हम लोग ना यहाँ पर कंपनीज की अकाउंटिंग नहीं करेंगे इंट्रो टू अकाउंटिंग के अंदर, तो वो बड़ी हैवी सी अकाउंटिंग होती है। वो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह FAR 1 के अंदर। कंपनीज की अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे FAR 1 के अंदर, फिर उसको FAR 2 एडवांस अकाउंटिंग तक लेके जाएंगे। इंट्रो टू अकाउंटिंग में ना हम लोग सिंपल बिजनेस लेके चलते हैं, मतलब ट्रेडिंग बिजनेस, और साथ में सोल प्रोप्राइटरशिप। मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कम हद तक देखेंगे, एक का चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग का, वो हम लोग बाद में जाके देखेंगे। लेकिन अभी इनिशियली जो हमारा फोकस होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ होगा ट्रेडिंग बिजनेस, सिंपल बिजनेस के ऊपर। ऑलराइट, सिंपल बिजनेस में ना हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का वर्ड नहीं यूज करते हैं। ये वर्ड यूज किया जाता है कंपनी के केस के अंदर। यहां पर जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे ना इसी सेम स्टेटमेंट के लिए, वो होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का हम लोग वर्ड यूज करेंगे। बात क्लियर? हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का वर्ड भी कंपनीज के लिए यूज किया करते हैं। डन? अच्छा, चीजें एक जैसी ही हैं, सिर्फ नेम डिफरेंस हो जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फोर्थ स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, एंड द लास्ट वन इज नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई आपको नाम पांचों आने चाहिए, ऑलराइट। लेकिन इंट्रो टू अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का है, जहां हमने ये 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देने हैं। बाकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इंशाल्लाह आप लोग FAR 1 में, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी R1 के अंदर, एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों में जाकर देखोगे। क्लियर? तो अभी के लिए आपका फोकस कौन सी स्टेटमेंट पर होना चाहिए? इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस। क्लियर? लेकिन नाम पांचों के याद रखने हैं। तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सा है? पढ़ो। हाँ, सीक्वेंस के साथ ही याद रखना। सबसे देखो, इनकम स्टेटमेंट होती है तो बैलेंस शीट जाके बन रही है, इसीलिए सीक्वेंस के साथ जब ये बन जाती हैं तो चेंजेस इन इक्विटी बनती है, और वो मौजूद हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास बनती है। और जो कोई भी ऐसा इवेंट एक्टिविटी जो इन चारों में रिकॉर्ड नहीं हो रही, वो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाती है। ओके, तो इसलिए आप लोगों ने इन पांचों के नाम सीक्वेंस के साथ ही याद रखने हैं। और हम लोग कौन सी स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे? मतलब आधा अकाउंटेंट आपको बना देंगे हम। क्या? क्या आप लोग इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, कि कोई भी बिजनेस होगा ना, ये स्मॉल स्केल बिजनेस है, उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करके आप दे सकोगे कि इसके प्रॉफिट्स की वैल्यूज क्या है हमारे पास। क्लियर? अब देखो, हर चीज को बनाने के लिए कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, है ना ऐसा? कि हर चीज के कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हमारा फोकस है 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कि हमने इनको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होना जरूरी है। अकाउंटिंग के टर्म में हम उनको एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो हमारे पास हों, तो हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकेंगे। इनको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।